Bhavya and Priyanshi. Welcome. So today we'll start electrostatics. We'll start electrostatics. So uh, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में समथिंग थियोरेटिकल इज देयर है ना. बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं. तो वी हैव टू यूज वी सॉरी we will use some type of animations and so on to show all theoretical concept. Huh? I'm getting ready with just comment about the stream. It is fine or so on. Okay, Vraj, welcome. I'd say electrostatic. We will start. So I'm getting ready with some presentation. Welcome, Lakshya, Vaishal, perfect streaming. I'm getting ready with one presentation जिसको मैंने पहले से कॉपी नहीं किया था. Wait a second. आई होप कि तुम लोगों ने नोट्स जो दिए होंगे उनसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा पढ़ने का. तो लेट्स स्टार्ट. Within 2 minutes we'll start. I will set all the things. Okay. Give me 2 minutes for setting all the presentations. And today I have to write on the presentations. So इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग चार्ज की बात करते हैं. चार्ज के लिए डिफरेंट रूल्स है, बट इट इज़ अ प्रैक्टिकल टॉपिक. तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल अगर फीलिंग होगी तो ये ढंग से समझ में आएगा. तो मैं वही प्रैक्टिकल फीलिंग देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. बाकी थोड़ी देर बाद मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा आफ्टर द स्टडी ऑफ चार्ज. Okay, I got it. So I'm ready with the presentation. And अब फेस गायब करता हूँ मैं. Okay. Now, this is my presentation. Welcome to all. Welcome all. Okay, let's start. तो ये हम घर पे या कहीं भी किसी मेटल के नॉब को जब हम छूने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा हाथ जब उसको छूने की कोशिश करता है और ये चार्ज्ड हो जाता है, अगर ये चार्ज्ड है और हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो एक करंट हमें लगता है. ठीक है, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि जब भी नंगे पैर फ्रिज को या किसी भी मेटल की चीज़ को हम छूते हैं तो हमें एक शॉक लगता है.
ठीक है, हमारी बॉडी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ये सब क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें पहले से होगा। तो हमारी बॉडी को एक शॉक लगता है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी है, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, जब हम ड्राई वेदर में, इस समय ड्राई वेदर नहीं है, इस समय ह्यूमिड वेदर है, तो इस समय ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। मगर ठंड में जब ड्राई वेदर होता है, या एसी रूम के अंदर जहाँ पे ड्राई वेदर होगा, ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होगा, वहां पर अगर हम अपनी कंघी से अपने बाल को रब करेंगे और उसको, कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो वो कागज के छोटे टुकड़े कंघी पे ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी चार्जिंग का एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग आने लगेगी। देन तो ये सब बहुत पुराने एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट है, जब ग्लास को हम सिल्क से रब करते हैं, ठीक है, ये ग्लास को सिल्क से रब कर रहे हैं, वी हैव टू, तब भी चार्जिंग, रबिंग की प्रोसेस में भी चार्जिंग होती है। तो ये जब दो ग्लास को जब सिल्क से रब किया, है ना, एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, तो देखा जब इनको पास में रखा ग्लास को, तो ये रिपेल हो जा रहे थे, ऐसे रिपेल हो जा रहे थे। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो ग्लास को जब सिल्क से रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, और सिल्क और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन होता है, दो ग्लास के बीच में रिपल्शन होता है, और सिल्क और ग्लास के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये छोटे से एक्सपेरिमेंट है, क्यों होते हैं हम इनको देखेंगे। ठीक है, सो नॉर्मली ग्लास और ए के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे ग्लास को अगर एक बलून से टच करोगे या बॉल से टच करोगे, लाइट बॉल या बलून कह सकते हो, तो अभी फिलहाल इनमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ नहीं होगा। बट जब अभी दो बलून में भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ए और बी साथ में टंगे हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई रिपल्शन, आई थिंक, एक मिनट, सो वेट अ सेकेंड, नाउ एक सेकेंड, हाँ, ये ग्लास से जो चार्ज किया है, ग्लास को चार्ज करके अगर हम बलून्स को टच करा दें, ये बलून्स है, बलून पे उन चार्ज को टच करा दें, ऐसे टच करा दें, तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें भी रिपल्शन हो जाएगा, ऐसे ही रिपेल कर जाते हैं, मतलब इसमें भी कोई चार्ज आ गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल फिनोमेनन हैं जिसमें ये चार्ज आ जाता है। तो जब बलून को इससे टच किया तो चार्ज आ गया। तो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ है। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं, ये सब कहीं ना कहीं चार्ज से लिंक है। सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी और चिया चार्ज बॉडी से लिंक है। ठीक है, नॉर्मली अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है। यानी अपोजिट नेचर के चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और सेम नेचर के चार्ज है, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। आई थिंक स्ट्रीमिंग इज फाइन, जस्ट आई विल चेक द स्ट्रीमिंग देन कंटिन्यू। I will check the streaming then continue, or either a comment, you comment about the streaming. Okay, yes sir, so chalo, perfect. Okay, बस 2 मिनट। आई थिंक फाइन स्ट्रीमिंग इज देयर नाउ। तो अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम नेचर के चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये
एक्सप्लेनेशन है। These are all are example of charged body। एक जैसे ग्लास को तुमने सिल्क से रब किया तो नॉर्मली ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ग्लास को सिल्क से रब किया तो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे रबिंग की प्रोसेस है ना, इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये रबिंग की प्रोसेस है। तो क्या होता है कि ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नॉर्मली जब भी दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस चार्ज आ गया, सिल्क में इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी हो गई, दूसरी नेगेटिव चार्ज की बॉडी हो गई। तो एक चार्जिंग की प्रोसेस क्या है, जब दो चीजों को आपस में रब करते हैं, ठीक है, जब दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और आई थिंक ये सबको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लाइक नेचर के अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मली अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास हमने लिया, तो इसके अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो हमने एक एटम का दिखाया है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे तो वो तो दिखते भी नहीं है, बस ये है। तो एक बेसिक आइडिया सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएंगे और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे। तो नॉर्मली जितने प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 8, हाँ 9। तो ये एज अ सिंबॉलिक बना रखा है कि 9 पॉजिटिव चार्ज है, मगर मिलियंस ऑफ मिलियंस होते हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये खाली समझाने के लिए। तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज है, यू कैन से कि 9 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता होगा। आई थिंक प्रोटॉन का सिंबल P+ भी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 9 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, मगर दोनों का चार्ज सेम होता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो +E चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज होता है। जहाँ पर E जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल फीलिंग डेवलप करने के बाद इसको करेंगे ना। तो सभी सब्सटेंस में इस तरह के बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन होंगे। जब दो को रब करते हैं, ऐसा तो एक एटम दिखाया, ऐसा मिलियंस ऑफ एटम होंगे। जब ऐसे दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो उनमें न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जो बाहर के कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसपे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, वो बाहर निकल आते हैं। जब रब करते हैं तो ऐसे बाहर निकल आते हैं। तो एक पे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्लास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दो चीजों को आपस में जब रब करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, है ना। एक से जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कम होता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा गोल्डी फिक्स इलेक्ट्रोस्कोप को। वेट अ सेकेंड। ओके, सो ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, मगर इसको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस में एक्सप्लेन आई थिंक यू विल। एक सेकेंड, आई प्रेजेंटेशन में इसके बाद टोटल चार्ज की प्रॉपर्टीज, आइसोलेटेड सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेट मी सी कि क्या प्रेजेंटेशन में है। इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, थियोरेटिकली लॉन्ग टॉपिक है। Yes, 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 yes. Okay. Now, तो यहाँ तक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। लेट मी वेट अ सेकंड, इसको ही ओपन कर लेता हूँ। लेट होप, आई होप कि ये सही काम कर रहा हूँ। नाउ, तो नॉर्मली हमने अभी तक जो डिस्कशन किया प्रैक्टिकल एग्जांपल में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें 100 पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा, तो 100 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, 100 प्लस ई का चार्ज है, मतलब 100 प्रोटॉन है, और उसके बाद 100 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई और कलर लेता हूँ ब्लू से, 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 100 पॉजिटिव चार्ज है, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यूजिंग 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 90 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना, 90 इलेक्ट्रॉन बचे, और 100 जो पॉजिटिव चार्ज है वो बचा। तो यहाँ पर हमारे बचे 90 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 90 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इसका मतलब ये 100 में से 100 खत्म हो गया, अब 90, अब पॉजिटिव का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, तो इस पे पॉजिटिव प्लस 10 ई का चार्ज आ जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस 10 ई का चार्ज आ जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा पूरा निकलता है, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, अभी ये मानो कि इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, तो यू कांट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी पे नहीं होता है, ठीक है, दैट इज माइनस है। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिसपे इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हो, ठीक है, ये मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं जिनपे क्वार्क जिनको कहते हैं, उनपे मिला है इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज, मगर उनका स्टेबल एग्जिस्टेंस नहीं है,
तो कोई भी स्टेबल पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसपे इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हो। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 100 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एक्सप्लेन ही कर चुका हूँ। पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी पे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इट्स वेरी स्मॉल मास, 9.0 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये बहुत छोटा मास है, बट इतने मास के निकलने से भी, इतने मास जैसे इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो कुछ ना कुछ मास तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो रेड वाली बॉडी है, इसका थोड़ा मास भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास के साथ, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन मास के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोई भी चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और उसका भी मास होता है। तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जिसका मास ना हो, इलेक्ट्रॉन का ही मास है। तो सभी चार्ज जो है वो सभी मास के पार्टिकल पे आएगा। यू कैन से कि मास का पार्टिकल होगा तभी चार्ज होगा। अगर कहीं पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली उस पे मास है। बिना मास के चार्ज कहीं नहीं हो सकता, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। तो दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि इस रेड वाली बॉडी का मास, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो मास डिक्रीज कर गया है, मास इसका डिक्रीज कर गया है ना। इस रेड बॉडी का मास डिक्रीज कर गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो मास डिक्रीज करेगा। ये भी हो सकता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, पहले से 100 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 100 इलेक्ट्रॉन 110 इलेक्ट्रॉन हो गए, 110 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो टोटल चार्ज हो गया वो किसका हो गया? जैसे यहां पर 10 E के बराबर, अगर इसमें बात करें, पहले जब इलेक्ट्रॉन निकले थे तब चार्ज कितना आया था? इलेक्ट्रॉन निकलते समय चार्ज कितना आया था, है ना? पॉजिटिव चार्ज प्लस 10 E के बराबर चार्ज आया था। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो -10 E के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। -10 E के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो वो मास को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा मास को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास को डिक्रीज करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मास को इंक्रीज करेगा, मास को डिक्रीज करेगा, कैसे? तो अब आते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे, दोनों कंटिन्यू साथ रखते हैं, तो ये तभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यहाँ पर ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बहुत यूज करते हैं हम लोग। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यह पुराना इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी अब तो यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, सॉरी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वेट, एंड इसमें ये गोल्ड का बना होता है, गोल्ड लीफ्स होती है, यहाँ पे मेटल का नॉब होता है। जब भी किसी चार्ज को हम, आई थिंक आई शुड मिनिमाइज दिस, जब भी हम कोई ये इंसुलेटेड मेटल रॉड होती है, ये मेटल रॉड होती है, इंसुलेटेड होती है, बाहर से इसका कांटेक्ट नहीं होता है ना, यहाँ से ऐसे निकलती है। ये गोल्ड की लीफ्स हो गई, ये गोल्ड की, ये मेटल की डिस्क हो गई, मेटल की डिस्क हो गई, ये ग्लास का जार हो गया, ग्लास का जार, वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक अगर ग्लास की रॉड लेके आओगे और इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बट अनचार्ज में तो कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम चार्ज ग्लास की रॉड लेके आओगे, है ना, अगर ये ऐसा कुछ होता है, अगर गोल्ड की लीफ दूर हटती है तो इसका मतलब इस पे चार्ज है ना, और चार्ज इससे इसमें आ गया है। तो अगर गोल्ड की लीफ को ध्यान से देखोगे तो ये दूर हट रही है ऐसे, है ना, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे ट्रांसफर हो गया है,
पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो गोल्ड लीफ के बीच में रिपल्शन होगा। सिमिलरली दूसरी कोई यहां पर वेट सेकेंड, नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके आएंगे। ये ग्लास को अगर सिल्क से रब करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी और चीज को रब करके, आई थिंक एबोनाइट को फर से रब करते हैं, एबोनाइट एक मटेरियल होता है उसको फर से रब करते हैं, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज भी लेके आओगे तब भी जो है रिपल्शन होगा। नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तब भी रिपल्शन होगा। वेट अ सेकेंड, है ना, या यहां पर जैसे ये टच करा दिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खत्म कर देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैक करके देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज दिया था, ठीक है। देन क्या करेंगे, कोई नेगेटिव चार्ज की बॉडी लेके आएंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज को ऐसे खत्म कर देंगे, तब इसका जो गोल्ड लीफ का जो रिपल्शन है वो खत्म हो जाएगा। यू कैन सी दिस, रिपल्शन खत्म हो गया, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो रिपल्शन खत्म हो गया। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, तो आगे कुछ और क्वेश्चंस बना के इस पे कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, प्रैक्टिकल apparatus। तो नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो आई हैव एक्सप्लेन यू कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से आता है, और जब भी किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जब भी किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, एक सेकेंड, वेट, ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस प्रेजेंटेशन। सो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। आई थिंक इसको मैं कई बार, सपोज दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम होती है। इससे पहले थोड़ा सा मुझे पॉइंट चार्ज एक्सप्लेन करना है। हाँ, हम जो डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट चार्जेस के लिए करेंगे, है ना, चार्जेस के लिए तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसमें पॉइंट चार्ज बहुत आएगा, तो पहला जो पॉइंट है वी विल एक्सप्लेन अबाउट द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, अगर स्फीयर में स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्फीयर में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन दैट इज नोन एज पॉइंट चार्ज। अगर स्फीयर में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज। तो उसको ऐसे दिखाया है ना, इसका मतलब है पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर स्फीयर में यूनिफॉर्म नहीं होगा चार्ज तो वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, तो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे स्फीयर बनाता हूं, क्योंकि पॉइंट जैसी कोई चीज नहीं होती, पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी बनाओगे वो पॉइंट नहीं होगा। अगर ऐसे भी बना दोगे पॉइंट, तो इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये स्फीयर दिखेगा, है ना। तो पॉइंट तुम बना नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही पॉइंट बनाया ऐसे तो पॉइंट लग रहा है, मगर इसको माइक्रोस्कोप से देखो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पॉइंट को फिर स्फीयर के, वो स्फीयर के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो स्फीयर में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्मली हर जगह स्फीयर में, सर्कल में नहीं, तब इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो फिलहाल हम आगे का डिस्कशन करेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पहला पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ कि हमें आगे डिस्कशन पॉइंट चार्ज के बारे में करना है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो स्फेरिकल होना चाहिए, कीवर्ड्स लिख देता हूं, स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, और एक होना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूडी ऑफ चार्ज, या यू कैन से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूडी बहुत कोड वर्ड हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो और स्फेरिकल हो तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट चार्ज होता है। आई होप कि ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द प्रेजेंटेशन। सो नाउ चार्ज अगर किसी बॉक्स के अंदर रखा है, एक ये सपोज रेड कलर से पॉजिटिव चार्ज दिखा है और ये नेगेटिव चार्ज दिखा है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, यानी टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यू कैन से कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, चार्ज इज स्केलर। चार्ज की हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, है ना, पहले चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीख ली हमने, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज की हमने बात कर ली और यहां पर बात करते हैं चार्ज इज स्केलर। चार्ज जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ चार्ज को ऐसे ही सिंपली ऐड कर सकते हो है ना, सिंपली ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स कि टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q1 प्लस Q2। ऐसे ही और भी चार्ज इस बॉक्स के अंदर डाल दो तो सबको स्केलर की तरह सम कर लोगे, और जब सम करोगे तो विथ साइन सम करोगे, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल विदाउट वेक्टर सिंपल नंबर की तरह इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे +1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4, इन सबको सिंपली ऐड कर लेंगे, सारे ऐड कर लो, सारे टोटल ऐड होके दैट इज +1 -2 +3 -4 टोटल ऐड करके -1 कूलम आएगा। यानी चार्ज को सिंपल उसके साइन के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, चार्ज को उसके साइन के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका जो टोटल चार्ज है, देखो ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये बराबर होगा, यानी टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा। टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी 0। तो अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेट कर दें, इसको अलग कर दें, यानी दुनिया में सिर्फ यही दो चीजें हैं, दुनिया में अगर सपोज करो ग्लास और सिल्क, बस ग्लास और सिल्क है, तो अगर सिर्फ ग्लास और सिल्क है, अगर सिर्फ ग्लास और सिल्क है, तो इसका टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज इतना ही रहेगा। मतलब अगर सपोज करो इस पे +10 कूलम आता है तो ये -10 कूलम होगा, टोटल चार्ज पहले भी 0 था, अब भी 0 होगा। आई थिंक अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लें, जैसे न्यूट्रॉन अगर ब्रेक होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलता है, इसको तुम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो न्यूट्रॉन का पहले चार्ज कितना था, 0, और बाद में भी जो चार्ज होगा +1, मतलब इलेक्ट्रॉन का +1 चार्ज, है ना, +1 यूनिट। एक्चुअली में यहाँ पर जो यूनिट है वो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो प्लस ही लेते हैं। तो कभी भी 1 यूनिट चार्ज का मतलब प्लस ही होता है, और ई की वैल्यू सबको पता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर इसको यूनिट की तरह यूज करते हैं, है ना। यूनिट क्या हो गई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, है ना। जल्दी से फर्स्ट लेक्चर अभी फटाफट क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा लॉजिकल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था, तो यहाँ पे +1e लिख लो चाहे तो, -1e, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था और टोटल चार्ज बाद में भी 0 होगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0। टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0। ऑलवेज रिमेंबर, टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक है, टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये आई थिंक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेट +c,
यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है तो टोटल चार्ज इज 0, और यहाँ पे हीलियम का एटम है, यहाँ भी टोटल चार्ज 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो इसमें भी टोटल चार्ज क्या होगा 0। तो कभी भी H3 से अगर हीलियम का एटम बनेगा तो टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा, किसी भी प्रोसेस में टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक है। नाउ अब एक बेसिक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक तो पहली चीज समझ लो कि ये जो यूनिट है, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, ये ऑब्वियसली 10 की पावर -19 कूलम है, तो 1 कूलम जो है दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वेट, वेट अ सेकेंड। नाउ अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कि क्या एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस ई का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस 2e का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस 3 का चार्ज आएगा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से फर्स्ट आई मेक द ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो प्लस सी का चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्लस 2e का चार्ज आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्लस 10e का चार्ज हो रहा है। तो अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो चार्ज आएगा प्लस ne, और अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर से, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो चार्ज आएगा माइनस, यहां पे e होगा प्लस ne, और यहां पे चार्ज होगा माइनस ne। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस ne का चार्ज हो जाएगा, माइनस ne का चार्ज हो जाएगा। सो इस तरह से प्लस ne और माइनस ne इस तरह से चार्ज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया कि चार्ज का, जो किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस ne। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो प्लस ne, इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो माइनस ne। आई होप नाउ कम टू द प्रेजेंटेशन। अब इसमें जैसे मिनिमाइज द प्रेजेंटेशन, ये भी है, जो 1 कूलम का किसी बॉडी पे चार्ज है, तो ये 1 कूलम का चार्ज जो है इट इज अ बिग यूनिट, 1 कूलम इज द बिग यूनिट, 1 कूलम चार्ज इज द बिग यूनिट, वेरी बिग यूनिट, है ना। कैसे, 1 कूलम चार्ज इज अ बिग यूनिट। कैसे बिग यूनिट, कैसे है, अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, अगर ये बॉडी है इस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इससे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो Q इज इक्वल टू
अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस एन ई के बराबर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा इस एन कितना, एन की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। चेक दिस। जैसे अगर यहाँ पे +1 कूलाम का चार्ज है, माइनस प्लस कुछ भी चलेगा, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मैं लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 1 कूलाम का चार्ज है, एन ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहां से जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एन की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज 1/1.6, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 है ना, इंटू 10⁻19 ऊपर आएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 6.25 इंटू 10⁻18। यानी इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट पे +1 कूलाम का चार्ज है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे बाहर निकले होंगे। ठीक है, बाहर निकले होंगे। और इसी तरह से अगर किसी बॉडी पे -1 कूलाम का चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। उसको देख लो, यानी 1 कूलाम का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, तो इस तरह अगर बॉडी में -1 कूलाम चार्ज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है, एन की वैल्यू सेम आ गई तो उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नेगेटिव के लिए इधर कैलकुलेट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजी। ठीक है, तो 1 कूलाम इज द बिग यूनिट, 1 कूलाम इज द बिग यूनिट। नाउ अब आगे बात कर लेते हैं। तो चार्ज के बारे में जो प्रॉपर्टीज हो गई, आई थिंक ये प्रेजेंटेशन मैं कर लूंगा, कंडक्टर इंसुलेटर ये सब। एक सेकंड, आई थिंक चार्जिंग बाय कंडक्टर इंसुलेटर, आई थिंक इट्स इनफ इन द प्रेजेंटेशन, तो इसको बंद करता हूँ, बाकी का प्रेजेंटेशन कर लूंगा। अब आगे की चीज मैं आगे बताता हूँ। आगे समराइज करते हैं आज की चीज। तो चार्ज के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ है, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस। चार्ज के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ है वो बेसिकली हमें एक चीज याद रखनी है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से आता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, वो मतलब उससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी ब्रेक होके नहीं निकलेगा, तो आधे इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, इस चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत ही बेसिक चीज है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बारे में जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार समराइज करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को जो अभी तक एक्सपेरिमेंट से इधर उधर देखा। तो विल समराइज इट एंड वी विल डू फ्यू क्वेश्चन देन फिनिश इट। बेसिक चीज। So let's summarize all the things. तो चार्ज के बारे में हमने क्या सीखा? है ना, इससे कुछ चीजें हैं। एक तो जो पॉसिबल चार्ज होगा वो ये हो जाएगा, Q की वैल्यू ±E हो पॉसिबल है, या ±2E, ±3 ऐसे। E/2 फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। फ्रैक्शनल चार्ज यानी इसको जनरलाइज करके लिखें कि Q की जो वैल्यू है ±NE होगी, वेयर N विल बी अ नेचुरल नंबर। N क्या होगा, 1 2 3 4। N की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती, यानी E/2 चार्ज नहीं हो सकता, E/4 चार्ज नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू ±NE, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब ये ±NE जो फॉर्मूला है, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी टोटल चार्ज के बारे में और क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
और चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कंजर्व होता है मतलब टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा। कंजर्व होने का मतलब नेट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सिग्मा क्यू, सिग्मा चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। दीज आर द मेन पॉइंट अबाउट द चार्ज। कुछ और चीजें फालतू की, चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास की वैल्यू चेंज होती है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मगर उस पॉइंट का याद रखो, इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में मास वेरी कर सकता है, ठीक है, मगर चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता। तो इसके बारे में मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं इसका। चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज जैसे मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। मास में क्या होगा, अगर मास की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है तो मास में चेंज आ जाता है, मगर चार्ज में कभी चेंज नहीं आता है। तो चार्ज वेलोसिटी के साथ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये खाली पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, इसका इतना यूज नहीं है इस पॉइंट का। तो आई होप कि चार्ज के बारे में ये सब बातें बता दी, कंजर्व, क्वांटाइजेशन, इस तरह से। इसमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। एंड वी विल डू फ्यू क्वेश्चन ऑन द क्वांटाइजेशन देन फिनिश। I will do, just get ready for the objective questions. We will do few question on quantization, then we'll finish the stream. We'll do few question निकालता हूँ, few question on quantization. Wait a second, I am searching questions. एंड मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ क्वांटाइजेशन के ऊपर। क्वांटाइजेशन इज वेरी स्पेशल पॉइंट, सो वी विल डू फ्यू क्वेश्चन ऑन दैट। बाकी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी फॉर्मूले पे भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो वो कर लेंगे, मगर अभी लॉजिकल क्वेश्चन कुछ लेते हैं। So get ready for the answers. Quantization of time. A group of researchers analyzed the result from the nuclear collider experiment. क्या होता है, तुम उस पर दिमाग मत लगाओ, ये सब क्या है। The analysis shows that the nuclei involved in the collision had charges 6.4 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्लस माइनस 0.1 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस डेटा को छोड़ देना, ये एरर वाला होता है प्लस माइनस, तो सिर्फ इसको कंसीडर करना। 6.4 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। डोंट कंसीडर दिस, क्योंकि ये एरर वाला होता है तो उसको हम नहीं लेते। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एरर आती है, तो डेटा को हम एरर के साथ लिखते हैं कि इतनी एरर हो सकती है, तो वैसे ये किसी मतलब का नहीं, तो वैल्यू सिर्फ इतनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना। What should be reasonable conclusion about this result? The results seem to reasonable since charge must be integral multiple of E. Something probably went wrong since charge must be less than or equal to E. The results seem to be reasonable since the charge must be greater than E. Something probably went wrong since charge must be multiple of E. Just answer, comment the answers. Now it's your time. I think question is properly visible. Comment the answer फटाफट, comment the answer. बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट फास्ट। The result seems to reasonable since charge is
क्वांटाइजेशन बहुत ही बेसिक चीज है कि चार्ज निकलेगा तो प्लस सी माइनस सी, इस तरह से। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। कुश 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 इज आई थिंक अ न्यू स्टूडेंट। वेरी गुड। कुश डी, समथिंग प्रोबेबली वेंट रॉन्ग सिंस चार्ज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ ई। एक ही आंसर आया, कुश का आया। बाकी रेगुलर लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, देखो। कुश प्रियांशी, आज कौन कौन प्रेजेंट है? क्रिश, कुश, खुशी, भव्य, प्रियांशी, लक्ष्य, यश, आरती, I think Mitesh is not present now. Mitesh is not there. Leave it. Okay. Okay. Baki, answer this. So D is the answer. Something probably went wrong since charge must be multiple of E. So charge must be multiple of E. So यहाँ पर multiple of E नहीं है तो multiple 1.6 इंटू 6 कितना होता है? 6.4 ही होता है। मल्टीपल है तो मल्टीपल यहाँ पे है तो आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, सब 8 व्यूअर्स है तो प्लीज कमेंट द आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। प्लीज कमेंट फास्ट। 4 मिनट ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते, 2-4 क्वेश्चन। कमेंट फास्ट, comment fast. Okay. The results seem to reasonable since charge must be integer multiple of e. E का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, ये पद कंसीडर करना है इसको प्लस माइनस, ये एरर होता है। तो हेयर 6.4 इंटू आई थिंक 4 होता है, हाँ। सो दैट्स ए। So A is the correct answer. Check it. Next मैं live question ले रहा हूँ। Next question. Now next question, ये ऐसे वाइब्रेट करके दिखा दूंगा तो मैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको दिखाना आसान नहीं है, तो देखते जाओ। A group of atomic physicists study a sample of, second question. Now it is time for second question. Second question. Second question. It's time for second question. A group of atomic physicists study a sample of nuclei of different gases and find an excess oxygen, neon and neon nuclei. They graph the number of nuclei detected as a function of charge, है ना, of the nuclei, where E is the magnitude of charge. Number of nuclei है और charge on the nuclei है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे इन्होंने पहला ग्राफ बनाया, ठीक है, दूसरा ग्राफ बनाया, ग्राफ 2, which graph is more likely to result of the experiment. एक्चुअली में उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियाई से एक्सपेरिमेंट किया और 2 ग्राफ बनाए। एक ऐसा ग्राफ है, चार्ज ऐसे है, न्यूक्लियाई ऐसे है, और एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। एक ऐसा मिल रहा है 7E 8E ऐसे चार्ज मिल रहे हैं और एक ऐसा कंटिन्यूस मिल रहा है। तुम्हें बताना है which graph is more likely to be the result of this experiment and what is the reason. Graph 2, since it shows the clear excess of nuclei at the two, I think पढ़ लो, 2 values of charge 8E and 10E. Graph 2, ठीक है। Graph 2, since it shows the possible charge of nuclei. Graph 1, since nuclei must have charges
are integral multiple of E. Graph 1 since most of the nuclei have charge 1e. So दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है? दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है? टेल मी द आंसर. सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट. आंसर इट फास्ट. सेकंड का आंसर दो. आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करना. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो न्यूक्लियस और चार्ज के बीच में ग्राफ बना रहा है. दो ग्राफ है उसके पास. तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा ग्राफ सही है विथ रीजन. आई थिंक ग्राफ देख ले. पूरा क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं दिखा सकता, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा. कमेंट फास्ट. कमेंट फास्ट. कमेंट फास्ट. कमेंट फास्ट. क्लास का टाइम खत्म होने वाला, जल्दी कमेंट करो. कमेंट फास्ट बच्चे. कमेंट फास्ट. ओनली आरती का कमेंट आया, बाकी किसी का कमेंट नहीं आया. कमेंट 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 कमेंट. कुश. कमेंट फास्ट. दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि इतना टाइम लग रहा है तुम्हें कमेंट करने में. यस. You have most of the, yes, you have commented C. I will go with C and check the answer. Yes, good work. Yes, second, this graph 1 is correct क्योंकि ग्राफ 1 में मैक्सिमम क्वांटाइजेशन फॉलो हो रहा है. ये 7e 8e 9e, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्वांटाइजेशन फॉलो हो रहा है और इसमें क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं हो रहा है. कंटिन्यू. अच्छा, इससे तुम्हें क्वांटाइजेशन का मतलब भी क्लियर होगा, है ना. क्वांटाइजेशन का अपोजिट होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस इज अपोजिट ऑफ क्वांटाइजेशन, है ना. कंटिन्यूअस इज अपोजिट ऑफ क्वांटाइजेशन. कंटिन्यूअस इज, आई थिंक, कंटिन्यूअस इज अपोजिट ऑफ क्वांटाइजेशन. ठीक है, क्वांटाइजेशन का आई थिंक ये इसमें. सो आई होप you are understanding. We will do next question and then finish. One more question and then finish. Sir. हाँ. हाँ. तो GTBL का लाइन चालू है ना अभी? हाँ. वो थोड़ा चेक करने के लिए. ठीक है, ठीक है. A nuclear scientist find that nucleus detected in his experiment had a charge of 15.1 into 10 की power minus 19. The magnitude of electron इतना.
should nuclear scientists be concerned about the validity of experimental result? Yes. पढ़ो. Yes, the scientist should be concerned since it is not possible to have an observed charge greater than 5e. Yes, the scientist should be concerned since the observed charge is not integral multiple of little bit. Two options are not visible. Yes. Yes, the scientist should be concerned since the observed charge is not integral multiple of E. No, the scientist should be not be concerned. Comment fast. यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है 15.1, that is not the integral multiple of. Yes, the scientist should be concerned since observed charge is not integral multiple of E. Observed charge integral multiple of E नहीं है, तो B should be the correct answer. I think, I hope. Yes, B should be the correct answer. So ये कुछ क्वेश्चंस थे क्वांटाइजेशन के ऊपर. तो क्वांटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. बाकी नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE पे क्वेश्चन करेंगे, है ना. आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो गया है और तुम मीनवाइल तुम पढ़ते रहोगे, है ना. जल्दी हम थ्योरेटिकल चीज फिनिश करके कूलम्स लॉ पे, कल तक हम कूलम्स लॉ पे आ जाएंगे. ठीक है. आई थिंक इट इज 11:30. आई एम